नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश आपके साथ। इस वक्त हम अपने विमर्श न्यूज स्टूडियो में हैं, पटना से आपसे बात कर रहे हैं। अभी हम तमाम राजनीतिक बातों से आपको रूबरू कराएंगे। हमारे साथ नंदकिशोर जी हैं। ये पटना के निवासी हैं और मूल रूप से जियोलॉजी के स्टूडेंट हैं। इन्होंने अपनी पढ़ाई पटना विश्वविद्यालय से की है। ये छात्र राजनीति में भी थे, पटना स्टूडेंट एसोसिएशन में थे और CPI-ML पार्टी से ताल्लुक रखते थे। स्टूडेंट यूनियन के लीडर भी थे। उसके बाद CPI-ML ज्वाइन करने के बाद इन्हें प्रभारी बनाकर जमशेदपुर कुछ सालों के लिए भेज दिया गया और उसके बाद से वहां से आने के बाद 30 सालों तक इन्होंने पटना में काम किया और करीब करीब 50 सालों तक इनका सामाजिक जीवन चल रहा है और चलते आएगा। अभी इनकी उम्र 68 वर्ष है और आगे भी इनकी सामाजिक जीवन में काम करने की चेतना व्यक्त की गई है। तो अभी इनसे तमाम राजनीतिक मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले इनसे बात करते हैं। सर, आपका स्वागत है विमर्श न्यूज के प्रांगण में। धन्यवाद। अभी पिछले 9 साल से NDA शासन में है और RSS उसे एक तरह से बैकअप दे रहा है। RSS के विचारों पे ही बीजेपी की सरकार चलती है और NDA जो है उसके बीजेपी के अलायंस है जो उसे सपोर्ट देता है। तो पहला सवाल हमारा आपसे यह है कि RSS की जो सरकार जो बीजेपी को सपोर्ट देकर चल रही है, RSS की विचारधारा, तो इसमें RSS की उभार की वजह क्या है, मजबूती क्या है, कैसे इसको कहां से मदद मिलती है, मजबूती इतनी मिलती है, शाखा से या कैसे? यह बात सही है कि पिछले 9 वर्षों से अधिक समय से केंद्र में भाजपा गठबंधन की सरकार है और यह सरकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारों से प्रेरित रहा है, उसके निर्देशों पर चलता है। ऐसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गठन 1925 में हुआ था और 1925 से ही वो लगातार एक खास विचारधारा जो हिटलर मुसोलिनी का जो फासिस्ट विचारधारा है उससे प्रेरित रहा है, उस पर काम करते रहा है। और पिछले 9-10 वर्षों से जब से केंद्र में भाजपा की सरकार बनी और एक तरह से कह सकते हैं कि उसको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आ गई, अकेले में वो सरकार में आ गई, तब वो तमाम डेमोक्रेटिक राइट्स पर जनता ने जो लड़ाई करके जनतांत्रिक अधिकार हासिल किए थे, जो नागरिक स्वतंत्रता हासिल किए थे, जो मानवाधिकार थे, जो जनता के जो अधिकार थे, जो मजदूरों किसानों ने, जनता के दूसरे तबकों ने संघर्ष करके हासिल किया था, सब पर एक एक करके वो हमला कर रही है। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि RSS या भाजपा की यह जो मजबूती है, यह जो पिछले 10 साल पहले 2014 में जो वो दिल्ली की सरकार में आई, केंद्र की सरकार में आई, उसके पहले एक अन्ना के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था भ्रष्टाचार के खिलाफ, जिसमें कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार को उजागर किया गया था। और एक तरह से उसकी पृष्ठभूमि में हम देखेंगे तो 2002 का जो गोधरा कांड था और उसके बाद नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, और जो मुसलमानों का जिस ढंग से कत्लेआम किया गया और एक देश में सांप्रदायिक दंगाई माहौल बनाया गया, उसके बाद भारत के बड़े पूंजीपतियों ने समझा कि उनकी जो नीतियां हैं, जो उनकी आर्थिक नीतियां हैं, निजीकरण की, भूमंडलीकरण की, उदारीकरण की, वह नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में RSS भाजपा के विचारों पर चलने वाली जो सरकार बनेगी उसमें उनकी नीतियों को तेजी से लागू किया जाएगा और उनके लिए वह सबसे मुफीद होगा। ऐसे यह जो 1925 से लगातार उनकी यात्रा है, करीब 98 वर्ष की जो यात्रा है, उसमें पिछले एक तो सबसे मजबूती मिली जब 1977 में वो केंद्र की सरकार में गए जनता पार्टी में, और उसके बाद जनता पार्टी 80 में टूटी और इधर जब अकेले एक
जो बाबरी मस्जिद वाला माने और राम जन्मभूमि वाला विवाद हुआ था, और 1990 में आडवाणी के नेतृत्व में जो रथ यात्रा हुआ, उस समय भी एक सांप्रदायिक उभार हुआ। तो देश में जब वो सांप्रदायिक उभार होता है, जब तक दंगाई माहौल होता है, जब देश में हिंदू मुसलमान करके जनता में भेदभाव पैदा किया जाता है, फूट पैदा किया जाता है, तो भाजपा जैसी पार्टी के लिए वह सबसे अनुकूल अवसर होता है, और वह चुनाव में भी उनको फायदा होता है, उनका संगठन का विस्तार होता है। और अभी पिछले 9-10 वर्षों में तो उनका इस मामले में लगातार संगठन का विस्तार हुआ है, और उन्होंने तो बहुत सारी जो पूंजीवादी जनतांत्रिक संस्थाएं थी उस पर भीतर से कब्जा कर लिया है। आज सीबीआई को अपने डिक्टेट पर चलाते हैं, जुडिशियरी पर कंट्रोल करने का उनका प्रयास है, और एक तरह से लोकतंत्र देश में खत्म हो जाएगा, उस पर एक माने खतरे की तलवार लटक रही है। और इसीलिए जो आरएसएस का जो खतरा है वह आज की तारीख में आभासी नहीं, वास्तविक है, और देश के जो सच्चे देशभक्त हैं उनको आम जनता को संगठित करके इसके खिलाफ संघर्ष करना चाहिए। तो संक्षिप्त में एक और सवाल इसी से निकल के आता है कि आरएसएस और साथ में जो आरएसएस को बल देने वाली आरएसएस के द्वारा जिसको बल मिलता है, जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, तो इसको उभार मिलता है राष्ट्रवाद हिंदुत्ववाद से, तो उस तरह जनता को कैसे मतलब सपोर्ट देकर जनता को कैसे ये हमित करके वोट लेती है, तो इसका क्या मानते हैं, कैसे उभर के आती है इस तरह की पार्टी? एक तो हमको इस बात को समझना चाहिए कि हमारा जो समाज है वो गैर बराबरी पर आधारित समाज है। कई तरह की गैर बराबरी हमारे समाज में है। यहाँ सामाजिक गैर बराबरी है, यहाँ धार्मिक भेदभाव होता है, यहाँ लैंगिक भेदभाव होता है, क्षेत्रीय विषमता है। तो समाज में जो विषमता है, समाज में जो भेदभाव है, तो उसको ही पूंजी बनाकर शासक वर्ग की पार्टियां काम करती है। और भाजपा के लिए, आरएसएस के लिए धर्म का वो पूरा इस्तेमाल करते हैं, और इसलिए कोई मामला है उसको हिंदू मुसलमान का मामला बना देंगे, वो पड़ोसी देशों से संबंध खराब करेंगे। राष्ट्रवाद जिसको आप कहते हैं, असल में वो सच्चे नेशनलिस्ट नहीं है, वो सोवनिस्ट है, अंधराष्ट्रवादी है, और अपने देश और पड़ोसी देश में संबंध में कैसे खटास हो, बॉर्डर पर हमेशा कैसे तनाव रहे। तो अंधराष्ट्रवाद और सांप्रदायिकता ये उनके हथियार हैं, और इस हथियार का इस्तेमाल वो चुनाव के समय करते हैं, और इसका उनको फायदा भी मिलता है। कभी वो पुलवामा में कांड माने होगा तो उसको आतंकी कार्रवाई करके पाकिस्तान ने करवाया, उसके नाम पर जनता को अपने पक्ष में करेंगे, कभी देश में दंगाई माहौल बनाएंगे, कभी रथ यात्रा निकालेंगे। तो यह उनका हथियार है जिसके जरिए वो जनता का वोट भी लेते हैं, और खुल्लम खुल्ला ये लोग जाति का, धर्म का इस्तेमाल करते हैं। शासन में रहेंगे तो जनता के जो मुद्दे हैं, जो वास्तविक मुद्दे हैं, महंगाई का हो, बेरोजगारी का हो, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, लोगों को सस्ते दर पर जो एसेंशियल जो कम्युनिटी है, आवश्यक जो सामान है जिंदा रहने के लिए वो मिले, जो छात्रों की पढ़ाई हो, सब लोगों का सेहत का ख्याल रखा जाए, स्वास्थ्य की सुविधा हो, इन सारे सवालों पर वो आंख मूंद के रहेंगे। लेकिन चुनाव का जब मौसम आएगा तो उनके लिए जात और धर्म का प्रचार करेंगे, या बैठे बैठे जात और धर्म के आधार पर गोलबंदी करके वो लोगों का वोट लेंगे, और एक तरह से जनता की आंखों में धूल झोंकेंगे।